दोस्तों, अगर आप या फिर आपके कोई भी रिलेटिव या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी पर्सन अगर कर रहा है क्लैट की तैयारी जिसके एग्जाम होने 2021 में, तो उन सभी लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया एक बहुत बड़ा सरप्राइज। वो क्या कि अनअकैडमी की तरफ से एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वो मॉक टेस्ट का नाम है ULAT, अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये 26 दिसंबर सुबह 11 बजे होगा और ये 1 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा। रिजल्ट ऑन द स्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है आपका रिजल्ट ज्यादा ही पुअर आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 बजे सेम डे इसका डिटेल एनालिसिस होगा जिसमें आपको आपकी गलतियां बताई जाएंगी, जिससे आप उनको रेक्टिफाई करके नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहां पर अनअकैडमी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, दैट इज लर्निंग विद अर्निंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आप लर्निंग यानी पढ़ाई करते हो तो साथ में अर्निंग भी हो जाएगी, तो कितना मजेदार होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनके जो 26 तारीख को इनका एग्जाम होगा, अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको अमेजॉन का 5000 रुपीज का वाउचर दिया जाएगा। सेकंड रैंक होल्डर को 3000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक होल्डर को 2000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा। तो ये तो वही बात है ना, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग। तो कितनी मजेदार चीज है कि आप ढंग से पढ़ो और थोड़ी बहुत अर्निंग भी अपने पास कर लो। ठीक है, अब अधिक जानकारी के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक बात और बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाहते हो और आप उस पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो मैं आपको एक रेफरल कोड बता रहा हूँ, उसका यूज करके आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो रेफरल कोड है शिवम स्टडी क्लैट। क्या है, मैं रिपीट करता हूँ, शिवम स्टडी क्लैट को आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको जल्दी से ग्रैब कर लो। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। ठीक है, सो गाइस, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग है तो बहुत अच्छी चीज है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अधिक से अधिक लोगों के पास ये चीजें शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग। कोशिश करो कि आपके एक शेयर से अगर किसी का भला हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपने पास बचे हुए टॉपिक्स। दोस्तों याद होगा हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि LPG की जो पॉलिसी वो इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस की गई, उसके पीछे का क्या रीजन था, और जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो किन किन चीज़ों में हमें पॉजिटिव साइन नजर आए। फिर हमने इसके कुछ गुड इम्पैक्ट भी पढ़े थे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़े थे। सो आई होप गाइस कि आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आए होंगे, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको लास्ट वाली वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहां पर जाके पहले वो वीडियो देख कर आओ, उसके बाद आप इस वीडियो पर आना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस यानी 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उससे निकलने के लिए मनमोहन सिंह ने 3 एग्रीमेंट पे साइन किए। वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि चीजों को आसान बनाना, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज है हम उनको प्रमोट करने के लिए उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनके रूल्स हैं, जो उनके रेगुलेशंस हैं, उनको इजी फ्रेम करेंगे जिससे कि उनको आसानी हो काम को करने में। दूसरी चीज, अगर कोई काम गवर्नमेंट सेक्टर नहीं संभाल पा रही है तो अब उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, यानी अब उसमें 51% के शेयर प्राइवेट सेक्टर होल्ड कर सकती है, यानी वो अपने तरीके से चीजों को कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो बढ़ा, कम से कम प्राइसेस पे अच्छे से अच्छी क्वालिटी हमें मिलने लगी। नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी से कनेक्ट करने के लिए बंद दरवाजों को खोल दिया। अब एक बात बताओ, ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या बाहर की कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई। जैसे मैं बात बता दूं, डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग और आपका मैकडोनल्ड्स, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, अच्छा ये मैं कुछ चुनिंदा बता रहा हूँ, H&M हो गई, ज़ारा हो गई, ये सारी बाहर की ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आई। ठीक है, शूज़ में अगर बात करें, रीबॉक की बात करें, इंडिया का तो बाटा है सिर्फ, बाकी रीबॉक की बात करें और प्यूमा की बात करें, एडिडास की बात करें, ये सारी बाहर की ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आई जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बताओ इससे जो हमारा व्यापार, जो ट्रेड है वो बढ़ा नहीं बढ़ा? यस सर, बिल्कुल बढ़ा। अब एक बात सोचो जरा, कोई भी बाहर की कंट्री की कंपनी हमारे इंडिया में क्यों आएगी, उसके पीछे रीजन क्या है? देखो सबसे पहला रीजन अगर मैं बात करूँ ना, अभी मैं टॉपिक से हटके बात करूँ, याद रखना, जिससे आपका बेस अच्छा बन जाए।
इंडिया में आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडिया के अंदर जो कस्टमर बेस है ना वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन दैट इज 138 करोड़, ठीक है, 138 करोड़ की हमारे इंडिया की एट प्रेजेंट आबादी है। कुछ टाइम बाद 139 करोड़ हो जाएगी। तो एट प्रेजेंट अगर हमारी 138 करोड़ की आबादी, मीन्स ये कस्टमर बेस बहुत अच्छा है। भाई ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2 से 4 करोड़ है सिर्फ, और हमारे इंडिया में देखो कितना बड़ा कस्टमर बेस है। तो उनको ना एक मार्केट एक्सेस नजर आता है, और हमारे इंडिया के अंदर ना हर टाइप की वैरायटी पाई जाती है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, अपर हायर क्लास, हर टाइप की वैरायटी पाई जाती है। तो उन्हें एक अच्छा मार्केट मिल जाता है यहाँ पर। अब एक बात सुनो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। आज मैं आपको बताऊंगा और जिंदगी में वादा करता हूं कभी नहीं भूल पाओगे, बस मेरी बातों को ध्यान से सुना और वीडियो को टिल एंड तक देखना। देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई एक सिंगल कंपनी नहीं कर सकती, उसको क्या करना पड़ता है, 2-4 कंपनी को अपने साथ कोलैबोरेट करके ही वो काम कर पाती है, वरना अकेले कुछ नहीं हो पाता। मैं एक बहुत बड़ा और रियल एग्जांपल आपके सामने बिल्डअप करने वाला हूँ। वो है हमारी लंदन में चलने वाली मेट्रो ट्रेन, जिसको हम वहां पर मेट्रो ट्रेन नहीं बल्कि ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो टनल्स के अंदर से जाती है, तो वो एक ट्यूब होता है ना, पतली सी लंबी सी, उस टाइप की वो ट्यूब होती है जिसके अंदर से सुरंग से वो जाती है, इसलिए उसे मतलब ट्यूब बोला जाता है। मेट्रो नहीं बोलते वहां पर, ट्यूब बोलते हैं। लंदन में जो मेट्रो चलती है ना, तो उस मेट्रो के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, कितनी देर में आने वाला है, और अगली ट्रेन कितनी जल्दी आने वाली है, कितनी लेट आने वाली है, उसके फेयर प्राइस क्या है, और अगर कभी मान लो वहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो टेक्निकल वगैरह सारा डिपार्टमेंट उन्होंने हमारे इंडिया के आईटी सेक्टर को दे रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि वो काम पूरा हो जाए और कम से कम कॉस्ट पर हो। अब यही काम अगर वो वहाँ के स्टूडेंट से करवाते या वहाँ के लोगों से करवाते तो जानते हो उन्हें पर लेबर के हिसाब से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती, बट इंडिया में वही काम सस्ते रेट पर हो जाता है। तभी तो होता है ना कि 12th के बाद लोग बीपीओ ज्वाइन कर लेते हैं, कॉल सेंटर पर लग जाते हैं, तो उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, फिर उनको खाना पीना भी मिल जाता है, इवन घर में लाने ले जाने के लिए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कैब फैसिलिटी भी मिल जाती है। देखा होगा आप लोगों ने। ये सब क्यों दी जाती है? ताकि जो यंग ब्लड है उसको हम अपनी कंपनी में हायर करके उसका अच्छा से यूज कर पाए। और जो 12th क्लास पास करके आता है, अगर उसे 15,000 की भी सैलरी मिल जाती है ना, और आने जाने के लिए कैब मिल जाती है, तो वो अपने आप को अंबानी से कम नहीं समझता। होता है ऐसा, ठीक है। तो हमारे इंडियंस में क्या है ना, जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, और हमारे इंडिया के लोग टैलेंटेड, जिसे बोलते हैं ना जुगाड़ू, बहुत ज्यादा है। क्यों जुगाड़ू है आप जानते हो? उन्होंने कहा ये काम ऐसे नहीं तो वो काम वैसे कर लेंगे, मतलब बिल्कुल तरीके से। इसीलिए बिल गेट्स ने बोला था कि मैं अपनी कंपनी में उन लोगों को हायर करता हूं जो बड़े सुस्त हैं। क्यों? क्योंकि सुस्त लोग ही काम को शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ताकि कम टाइम में वो काम जल्दी हो जाए और बाकी टाइम सोने में लगाए। तो कुछ इस टाइप का मतलब फिलॉसफी हमारे इंडियंस की भी रही है। तो अब क्या होता है ना, हमारे इंडिया में पर यूनिट कॉस्ट कम है, दैट्स वाई कि लंदन के लोगों ने कहा कि भैया ये काम इंडिया से करवा लेंगे। बाकी इंडियंस तो इंग्लिश बोलने में माहिर हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ जो कॉल सेंटर्स हो गए, चाहे नोएडा में यूपी की बात कर ले, चाहे गुड़गांव के हरियाणा के गुड़गांव की बात कर ले, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर्स है जहाँ से उस मेट्रो को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। अब क्या है, हमें क्या इससे फायदा मिला? सबसे पहली बात, उनका जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो हमें सीखने को मिला कि वो लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो उनके कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आके कंपनी खोल के हम इंडियंस को गाइड करते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहिए। अल्टीमेटली जो हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्किल्स डेवलप होती है। नंबर 2, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें एक कंपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। कंपनी बिल्ड करेंगे तो उन्हें वही इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल करवाएंगे, और उससे जो भी फीस होगी वो हमारे इंडियंस को जाएगी। दूसरे, वो कंपनी जो कमाएगी उस पर इनकम टैक्स इंडिया को मिलेगा, जो कंपनी सर्विसेज दे रही है उसका जो जीएसटी है वो इंडिया को आएगा, और सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हमारे यहाँ के जो खाली लोग बैठे हुए थे उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और बहुत सारी लर्निंग और अर्निंग दोनों ही चीज़ें यहाँ से हो रही है। तो यानी कोई भी कंपनी अगर बाहर से इंडिया में आती है काम करवाने के लिए या काम करने के लिए, हम इंडिया को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचता है, बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचता है। इसलिए हमारे लिए आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपने क्या सीखा? आउटसोर्सिंग का मतलब बड़े से प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा किसी हम दूसरी कंट्री से कराएं, जो कंट्री उस काम में क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपने आईफोन देखा ना, आईफोन के पीछे अगर आप देखें तो उस पर लिखा होता है ना कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैलिफोर्निया में किया गया है, जो कि यूएस में है, बट इसकी असेंबलिंग चाइना में की गई है। असेंबलिंग मतलब नट बोल्ट करके इसको टाइट करने का काम चाइना को दिया गया। क्या रीज़न है कि इतनी बड़ी एप्पल की कंपनी जो यूएस बेस्ड है वो चाइना से काम करवा रही है?
रीज़न है कि जो चाइना के जो लेबर है ना वो सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो टेक्नोलॉजी वगैरह जो डिजाइनिंग वगैरह वो सब हम करेंगे यूएस वाले कैलिफोर्निया में, बट उसकी असेंबलिंग चाइना में करवाई जाएगी, जिससे मोबाइल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम है। इट मीन्स यूएस की एप्पल कंपनी ने भी अपने उस पर्टिकुलर काम का, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, बिकॉज उसे पता है वो उस काम में बिल्कुल परफेक्ट है, उनको देंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। ठीक इसी तरह कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियंस को दिए जाते हैं जिससे जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आती है, एंड दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये आउटसोर्सिंग पॉसिबल ही कब हो पाया, जब हमने एलपीजी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना होता तो हमारी इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई टाई अप नहीं हो पाता। टाई अप हो पाने का रीजन है कि हमने अपने बंद दरवाजे खोल दिए। क्लियर हुई बात? यस सर। तो ग्लोबलाइजेशन का ये सारे बेनिफिट मिले। तो अब हम पढ़ेंगे अपने पास आउटसोर्सिंग क्या होता है। देखो मैं चाहूं तो डायरेक्टली यहां पर आ सकता हूं, नो डाउट आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन वो 2 दिन तक समझ आएगा, 3 दिन तक, चौथे दिन अपने आप भूल जाओगे। इसीलिए मेरा हमेशा हर क्लास में कोशिश होती है मैं आपके लिए बेस डेवलप करूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेस पर बहुत फोकस करते हो। जितना आपका बेस स्ट्रांग हो ना दोस्तों, कसम खा के बोलो, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, चीजें हर चीज समझ आएगी। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग, इट रेफर टू द कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट out some of its activity to a third party which is earlier performed by the organization। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम किसी थर्ड पार्टी को देते हैं क्योंकि वो उस काम को ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है या वो उस काम में क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। Number 2, India has become a favorable destination of outsourcing for most of the multinational corporations become of low wage rate। अच्छा लॉ लिख दिया, लॉ है LOW है, ठीक है, लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इंडिया सभी लोगों का बड़ा फेवरेट कंट्री है। रीजन, क्योंकि इंडिया के अंदर बड़ी स्किल्ड लेबर है, और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो वेज रेट है वो बहुत कम है। आप जानते हो अगर फॉरेन में कहीं भी, जैसे यूएस की बात करता हूँ, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है अनिल नाम का, वो यूएस अभी गया हुआ है, तो मेरी जब उससे बात होती है तो वो बताता है कि वो वहाँ से ना एक्चुअल साइंस कर रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये कोर्स होता है। तो वो बताता है कि भैया वहाँ पे ना जैसे वो क्या कर रहा है, अपनी कॉलेज भी ज्वाइन कर रखा है और उसने साइड बाय साइड कुछ अपना काम भी वहाँ पर स्टार्ट किया जिससे अर्निंग होती है ताकि वो वहाँ का खर्चा पानी निकाल पाए। तो उसकी जो इनकम है ना वो उसने 2018 में 12th पास की थी, मतलब मेरे स्टूडेंट है 2018 में उसने 12th क्लास पास की थी, और आज जैसे मतलब 2-3 साल हो गए, और उसकी जो सैलरी का पैकेज है वो कितना था, 52,000 या 55,000 रुपये महीना उसे मिलता है। वहाँ के अगर मैं करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट करूँ आज की डेट में तो 52 से 55,000 रुपये वो महीने के कमा लेता है। अब एक बात बताओ, ये 52 से 55,000 वो 12th पास किया वो बंदा कमा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में 12th पास किए बंदे को मैक्सिमम सैलरी कितनी मिलेगी, 20,000, हद मार के चलो 25,000, इससे ऊपर तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे इंडिया का जो वेज रेट है वो कम है और बाहर की कंट्री का वेज रेट ज़्यादा है। तो इसीलिए लोग हमारे यहाँ से काम करवाना पसंद करते हैं, और जब हमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है इंसेंटिव के रूप में तो हम और ज़्यादा लग जाते हैं उस काम को करने में। तो वही लिखा है, इंडिया जो है ना वो एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है कि यहाँ पर आउटसोर्स करो, बड़ा मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी को पता है कि इनके जो वेज रेट है, जो वेज लॉज है हमारे, उस हिसाब से वेज रेट बहुत कम है हमारे इंडिया के, और यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर भी अवेलेबल होती है। इतनी सारी मैन पावर है कि अगर एक बंदा बोले ना कि मैं इतने में काम नहीं कर रहा हूँ, दूसरा बोले मैं उससे 100 रुपये कम में काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, आपको तो पता ही है। नंबर 3, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियलिस्टिक एग्जांपल है, आप लोग और ये एग्जाम में चेप आओगे ना बेटा बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेंगी। रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल कोट करके आते हो इट मीन्स यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। जो गधे भाग रहे हैं, जो घोड़े भाग रहे हैं, दोनों में फर्क नजर आ जाएगा एग्जामिनर को इस पॉइंट की वजह से। तो आप लोग लिख लोगे तो अच्छी बात है। जैसे जेनपैक्ट एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसे TCS बोलते हैं, BPO, HCL, सेक्रो ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, एगिस लिमिटेड, WNS लिमिटेड, ग्लोबल सर्विस, विप्रो, इंफोसिस, आदित्य बिरला, इन जगहों पर अगर आप देखोगे तो ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग का काम करती है। आउटसोर्सिंग मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उन्होंने फॉरेन का ले रखा है और वो वहां पर काम करते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, सन 2017 में जेनपैक्ट में मैंने काम किया हुआ है। जब मैंने जेनपैक्ट में काम किया था तो वहां पर हमारा काम किया था कि जो बाहर के बैंक अकाउंट्स होते हैं उनको ऑपरेट करना होता है, बिकॉज हम लोग की जो अकाउंटिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है बाहर की कंट्रीज के कंपैरिजन। इसलिए इंडिया की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वो बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल और मैन पावर और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो उन्हें पता है इंडिया के लोगों की अकाउंटिंग बहुत अच्छी है।
ठीक है। तो क्योंकि उनकी अकाउंटिंग अच्छी है तो उनसे ये पर्टिकुलर काम करवाया जाए, तो वो हमसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाते थे, जो कि आईएफआरएस पर बेस्ड होते थे। आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टैंडर्ड पर बेस्ड होते थे। हम लोग बनाते थे और वही कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें दे देते थे, बदले में पैसे मिल जाते थे। तो जैनपैक तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने वहाँ पर वही काम किया था। तो वहाँ से कई सारी चीज़ सीखी कि बीपीओ हमारे इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी। और मैं आपको बताऊँ, जैनपैक जब मैंने काम किया था उन दिनों पर, उस साल में जैनपैक का जो टर्नओवर था, जो सेल्स का था, वो 14,000 करोड़ था, 14,000 करोड़। क्योंकि जब हम दूसरी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो अपनी कंपनी की बैलेंस शीट तो हम खुद देखेंगे ना, तो हमें पता है कि भाई इंटरनली कितना ये कंपनी पैसे कमाती है। और बाकी तो इससे भी बड़ी कंपनी है, पूछो ही मत। इसमें एक एसेंशियल भी आती है, वो लिखा नहीं मैंने, इतने एग्जांपल कोट कर दो, ठीक है, 2-3 नाम याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज बीपीओ में दी जाती है। वही लिखा हुआ है, सम ऑफ द सर्विस आउटसोर्स टू इंडिया इंक्लूड्स। जैसे बीपीओ में कॉल सेंटर की सर्विसेज देते हैं, डे नाइट शिफ्ट लगती है कॉल सेंटर्स पे। फिर होता है रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी का, बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। जैसे क्या होता है ना, बैंकिंग सर्विस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। मैंने यहाँ पर भी काम किया, अपने इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो भी देखी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के बाहर मैं खड़ा हूँ। उस बैंक में, वो स्कॉटलैंड की बैंक है, ठीक है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। अब उस बैंक अकाउंट में जितने भी कस्टमर्स थे, उनके अकाउंट्स की डिटेल जानकर ये बताना कि उन्हें किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि उन्हें मैक्सिमम रिटर्न मिले। ये काम भी मैंने आरबीएस में किया हुआ था। अब आरबीएस किस सेक्टर में था? बैंकिंग सर्विसेज में था। आपको बात समझ आई? तो मतलब हम आउटसोर्स किन किन सर्विसेज में देते हैं वो सब ये लिखा हुआ है। फिर आपका म्यूजिक रिकॉर्डिंग, हमारे आगे कई सारे, जैसे बात करते हैं किशोरदा की, ठीक है, हम बात करते हैं उदित नारायण की। ये लोग क्या करते हैं, म्यूजिक को कंपोज करते हैं। सोनू निगम की बात करते हैं, और ये म्यूजिक को कंपोज करके इंडिया में तो थोड़े बहुत देते हैं, बाकी ये फॉरेन को स्क्रिप्ट बेच देते हैं, म्यूजिक बेच देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उधर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, इनका भी हम क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी का हम आउटसोर्स करते हैं, बैंक ट्रांसक्रिप्शन का करते हैं, और क्लिनिकल एडवाइस, मतलब ये सारी चीजें जो है वो हम बीपीओ के थ्रू करते हैं। मतलब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को ये सुविधाएं देती है, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। खाली ये नहीं, और भी है, बट मैंने कुछ चुनिंदा नाम लिखे हैं। ठीक है, इंडिया इज इमर्जिंग एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली बीपीओ। ये बात आपको भी पता है कि इंडिया सभी लोगों का बड़ा फेवरेट कंट्री है आउटसोर्सिंग के मामले में। हो सकता है आपको नीचे के 2 पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हो, बट मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लेना। क्यों इंडिया फेमस है? 2 रीजन। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। ये बात सच है कि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो बड़ी सस्ती क्वालिटी में मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। नंबर 2, रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारी आज की डेट में जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा आसमानों पर पहुंच चुकी है। इस वजह से भी हमारे इंडिया में आउटसोर्स करने के लिए कई सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा इच्छुक होती है, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है इंडिया में आउटसोर्स करके उनको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स देना। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। अब जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे आउटसोर्सिंग क्या होता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को जड़ से पढ़ते हो ना, तो आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है। ठीक है, आपको आउटसोर्सिंग समझ आ गया, यानी बड़े से प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा उस कंट्री को दे देना जो कंट्री उस काम में क्या है, परफेक्ट है, बस दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, और कुछ थोड़ी होता। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट है और ये फंक्शंस का पॉइंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, यानी ये बोर्ड्स के एग्जाम में 100% आएगा। और अभी जो हम 10 जनवरी को आप लोगों के लिए सरप्राइज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सैंपल पेपर वगैरह करने, सारी चीज़ें, तो वो उनमें भी मैं इस क्वेश्चन को डालूंगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या होता है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पीछे की हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने 2-3 मिनट हिस्ट्री पे लगाऊंगा, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे आऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सुनो, क्या हुआ था कि सन 1914 में, 1914 में हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, कई सारी इकोनॉमी या कई सारी कंट्री जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। जब वॉर होता है ना, इसका मतलब क्या है, जान और माल दोनों का खतरा होता है और खर्चा होता है, कुछ भी नहीं बचता, इकोनॉमी में रिसोर्सेस ही नहीं होता, और सिर्फ एक के पास नहीं बल्कि कई सारी इकोनॉमी जो होती है उससे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बहुत ही खराब हालत हो गई थी। हम इससे उबर पाते, ठीक है, इससे उबर पाते, तब तक हमें लगा कि यार ये हम बहुत देर कर चुके हैं। तब सन 1930 में, 1930 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो इंटरनेशनल बिजनेस को डील करेगा। ठीक है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन भी कोई ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया, उससे भी काम भागदौड़ नहीं संभाली जा पाई, लेकिन वो संभाल भी पाता। उसके बाद क्या हुआ, सन 1944 में, 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ
जापान और यूएस के बीच में जब वो हिरोशिमा और नागासाकी के बम फोड़े गए थे वहाँ पे, तो उसमें तो और भी ज़्यादा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई। और जब वो वॉर चल रही थी उसी टाइम जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उसके दो हिस्से करने पड़े। पहले वो कभी किसी टाइम पर एक एक हुआ करता था, फिर दो हुए। नॉर्थ कोरिया वाला हिस्सा जो है वो यूके के पास चला गया, और जो साउथ कोरिया है वो यूएस के पास चला गया। कहने का मतलब बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर हलचल पैदा हो रही थी, इकोनॉमी सही से स्टेबल ही नहीं हो पा रही थी। तब क्या हुआ, इकोनॉमी में एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ऐसा क्या करें कि हमारी इकोनॉमी में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। और अभी तक कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं, बट कहा जा रहा है कि जो कोरोना था ये चाइना का एक थर्ड वर्ल्ड वॉर ही था, बट चलो वो एक अलग बात है। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जिससे इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई। फिर 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी। तब 1944 के एंड में जाके हमने डिसाइड किया कि भैया अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तब क्या हुआ, यूके के प्रोफेसर डेक्स्टर वाइट, और नहीं यूएस के प्रोफेसर थे डेक्स्टर वाइट, और यूके के प्रोफेसर था जेम केनिस। ये दोनों प्रोफेसर्स बैठे, सिर्फ ये दोनों और भी थे बट इन दो के नाम पॉपुलर है। और इन्होंने एक जॉइंट प्लान बनाया कब, 1944 में। और ये जो मीटिंग बुलाई गई वो ब्रिटेन वुड जो कि यूएस में स्थित है, उस होटल में बुलाई गई। और उस होटल में डिसाइड किया गया कि अब अपनी इकोनॉमी को दोबारा से सही करने के लिए, ताकि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, अब एक जॉइंट प्लान बनाता है। और उस प्लान के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया गया। पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड बैंक और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कहा गया कि जब भी वॉर होता है तो दो कंट्री या तीन कंट्री जिनके भी बीच में वो इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है, तो ऐसी इकोनॉमी को दोबारा से खड़े करने के लिए उन्हें फंड्स प्रोवाइड करवाएंगे। कौन करवाएगा, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाएगी। कौन करवाएगा, वर्ल्ड बैंक। तो अब याद रखना, वर्ल्ड बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड बैंक का सेंट्रल और कॉमर्शियल बैंक से कोई लिंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक का सिर्फ और सिर्फ काम है कि जो इकोनॉमी वॉर की वजह से या नेचुरल क्लैमिटी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर ग्रसित हुई है, तो उनको दोबारा से खड़ा करने के लिए उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगा। कौन, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करवाएगा। जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी आईएमएफ, उसका मेन काम क्या था कि इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म के लोन प्रोवाइड करवाना, 5 साल तक के, जनरली 1 से 5 साल के लिए होता है। इसका मेन काम ये था आईएमएफ का कि जिस इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी नेगेटिव यानी एडवर्स आ जाता था, उसको बैलेंस करने के लिए ये फंड प्रोवाइड करवाता था। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया। जब से हमारा देश आज़ाद हो तब से हमारा जो बीओपी है वो नेगेटिव में ही चल रहा है, तो उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है, लेकिन चलो हम चुका देते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी वर्ल्ड बैंक का काम क्या था कि जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई वॉर की वजह से या नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, उनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाना। जबकि आईएमएफ का क्या काम था, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना उन कंट्रीज को जिनका क्या है, बीओपी नेगेटिव है। सर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या हर कंट्री को पैसा देती है? द आंसर इज नो। जो भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलता है और किसी को नहीं मिलता, ठीक है, जो मेंबर्स बनेंगे। और इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर। एक होता है मेंबर, एक होता है फाउंडिंग मेंबर। इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर है। जिस टाइम इनका गठन किया था उस टाइम इंडिया प्रेजेंट था उस मीटिंग के अंदर। बात समझो, तो इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर है। मेंबर तो बाद में आता है, पहले फाउंडिंग आता है, हम तो फाउंडिंग मेंबर है। बात समझ आई? अब क्या हुआ, जब हमने ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो हमने देखा चलो इकोनॉमी ना कुछ कुछ सही हो रही है, बट क्या हुआ, थोड़ी तीरंदाजी चलने लगी। तीरंदाजी क्या चलने लगी, हुआ ये कि जो कंट्री थी उन्होंने दिमाग से काम खेलना शुरू किया। दिमाग से काम क्या खेलना शुरू किया, आप जानते हो जब कोई भी कंट्री होती है वो हमेशा यही चाहती है हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट कम से कम हो। कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री यही चाहती है हमारा माल ज़्यादा बिके और हमें दूसरों से कम माल खरीदना पड़े, मतलब हमें दूसरों पर डिपेंड कम रहना पड़े। तो हर कंट्री की पॉलिसी होती है इम्पोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना। अब इम्पोर्ट कम हो, इसके चलते वो कुछ बैरियर्स लगाते हैं। और आप जानते हो वो बैरियर कौन कौन से होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। समझ आ रही है? टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर वो बैरियर होती है जो किसी कमोडिटी की प्राइस पर लगाया जाता है। जैसे कोई चीज़ 100 रुपए की है, आप उसको 200 रुपए की कर दो, तो इसे कहीं ना कहीं इंपोर्ट लोग कम करेंगे या बंद कर देंगे। इसे बोलते हैं टैरिफ। दूसरा होता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ में प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस जितना था 100 का 100 वही मिलेगा, बट क्या होगा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगेगी कि आप एक साल में सिर्फ इतने यूनिट ही मंगा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं मंगा सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर हमारी इंडिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बाहर से माल इंपोर्ट करना हो और उस पर हमने टैरिफ कोटा लगा दिया, टैरिफ सिस्टम लगा दिया, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम गुड्स मंगा तो सकते हैं ना अपनी मनमर्जी के 1 लाख 2 लाख यूनिट, बस बढ़ी हुई कीमत मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नॉन टैरिफ लगाए जाते हैं, इसे बोलते हैं कोटा सिस्टम, उसमें दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप इतनी ही क्वांटिटी मंगा सकते हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये टैरिफ होता है ना, ये सही है, बट ये जो नॉन टैरिफ पॉलिसी है ये बड़ी खतरनाक है।
क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो क्या हुआ, हम तो चाहते थे व्यापार बढ़ाना, और व्यापार बढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज हर कंट्री ने अपनी इंपोर्ट पर नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए। बताओ कौन से लगा दिए, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए। अब इंपोर्ट हमारा जो व्यापार है वो बढ़ नहीं पा रहा। जो दूसरी कंट्री वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री ने इंपोर्ट पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि हम कर ही नहीं पा रहे व्यापार। तो ऐसे तो पूरी इकोनॉमी के अंदर हलचल मच गई। हर इकॉनमी एक्सपोर्ट करना चाहता है और खरीदना कोई चाहता ही नहीं है। क्यों खरीदेंगे, तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दी, मतलब नॉन टैरिफ पॉलिसी लगा दी, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसे में फिर क्या हुआ 1948 में, कब 1948, देखो 1944 में वर्ल्ड बैंक और IMF बनाया गया। उसके 4 साल बाद 1948 में जब हमने देखा भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है इकॉनमी के अंदर, तब क्या हुआ, वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, उसका नाम है गैट, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी। मतलब गैट का गठन किया गया। इस गैट का मेन काम यही था कि जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, ठीक है, उन कंट्रीज पर कंट्रोल लगाना कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हो। एक होती टैरिफ, नॉन टैरिफ, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाने पर रोक लगा दी कि अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगानी है इंपोर्ट पे तो आप प्राइस बढ़ाओ, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ऐसे तो आप व्यापार को रोक रहे हो, इंपोर्ट को रोक रहे हो, सामने वाले का एक्सपोर्ट रोक रहा है, ये नहीं लगा सकते। गैट ने ऐसा बोला। तो जब हमने गैट की स्थापना की 1948 में, तो बड़ा मजा आया। मजा ये है कि अब आसानी से ट्रेड होने लगा। बट ये चीज़ें, ये जो मजा है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। क्यों नहीं चला, बिकॉज कहते हैं ना जब नई नई चीज़ बनती है तो हमें भी उतना आइडिया नहीं होता, बट ठीक है इनिशियल लेवल पे उतना बहुत बढ़िया है। तो उसमें कई सारी खामियां आई। खामियां कुछ ऐसी आई कि ट्रेड जिस एक्सपेक्टेशन जो हम लगा के बैठे थे ना वो हो नहीं रहा था। तो सन 1994 में, कब 1994 में, मैं रिपीट कर रहा हूं 1994 में क्या हुआ, गैट को बंद कर दिया गया। गैट की जगह एक नया एग्रीमेंट लाया गया जिसको बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, गैट पुराना था, फिर हमने गैट को 1994 में उसको बंद कर दिया। बिकॉज कहते हैं ना पुरानी चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आता है उसमें भी चेंज करने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक नया एक्ट ला दिया, गैट को हटा के एक नया एक्ट उसके गया जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम वही था जो गैट का काम था, बट ये था कि गैट को जो पहले पावर्स मिली थी उससे कहीं ज्यादा पावर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई, क्योंकि बदलते मौसम के अनुसार चीजें बदलनी पड़ती है ना, इस वजह से। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कई सारी पॉलिसीज बनाई और ये देखा गया कि गैट से ज्यादा अच्छा जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। है तो उसका सक्सेसर, छोटा भाई वो मर गया, बड़ा भाई आ गया, ऐसे समझ लो। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गैट का सक्सेसर है, ठीक है। कब आया, 1994 में आया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेन काम क्या था, अब इस पूरी स्टोरी से आपने क्या समझा, मेन काम था इकोनॉमी पे से क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, नॉन टैरिफ बैरियर को रिमूव करना। टैरिफ बैरियर लगाना है, प्राइस महंगा कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। और यही रीजन है, आपके दिमाग में आता होगा ना कि यार जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चला जाता है आईफोन्स को खरीदने में, तो आईफोन पे रोक क्यों नहीं लगाती गवर्नमेंट। दोस्तों इसी वजह से रोक नहीं लगा पाती। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोगों के दिमाग में आता है कि हम आईफोन यूएस से मंगाते हैं तो फॉरेन करेंसी जाती है। यस ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा रिजर्व है उसमें से वो करेंसी हमें देनी पड़ती है। और हमारे यहाँ पर आईफोन यूजर कितने सारे लोग हैं, बात समझो। तो आपके मन में तो क्वेश्चन आया होगा क्यों आईफोन रोक दिया जाए ना। तो दोस्तों अगर इंडियन गवर्नमेंट करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया भी उसका मेंबर है, बात समझो। तो आप टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, नॉन टैरिफ नहीं। क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि पूरे साल सिर्फ 50 आईफोन आएंगे, नहीं ये नहीं कर सकते आप प्राइस बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट ने भी वही काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, इतनी सारी ड्यूटी लगा दी कि जो 38,000 का फोन बाहर बिकता है वो इंडिया में आते आते 60-70 हज़ार का हो जाता है। इसलिए आईफोन महंगा है इंडिया में। बाकी जगहों पर अगर आप देखते होगे तो देखते होगे आईफोन एंड्रॉइड की तरह लोग फेंक भी देते कुछ कर, लेकिन हमारे यहाँ पर आईफोन खुद गिर जाएंगे, लेकिन आईफोन नहीं गिरना चाहिए। आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि वो महंगा है। क्यों, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी यूज की है, टैरिफ पॉलिसी। नॉन टैरिफ कर ही नहीं सकते क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन पर क्या रख रहा है, निगरानी रख रहा है। इस वजह से हम आईफोन के इंपोर्ट को रोक नहीं पाते। हाँ गवर्नमेंट क्या होती है, रोकने के लिए प्राइसेस को बढ़ा देती है। रीजन समझ रहे हो ना, हर चीज का लिंक है दोस्तों, हर चीज का लिंक है। मैं चाहूं तो 5 मिनट लगने हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन सिर्फ वो ऐसा होगा 2 दिन याद रखो, तीसरे दिन भूल जाओगे, आपको जड़ ही नहीं समझ आएगी। फिर आपको लगेगा यार ये तो बुक ना, इंडियन इकोनॉमी की बुक बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा थ्योरी है। रियलिटी क्या है आपको वो पता होनी चाहिए। अब जब आप पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज के रीजंस पता होंगे कि आखिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया क्यों गया। और मैं यही चाहता हूँ मेरी क्लास के हर बच्चे को हर चीज का रीजन पता हो, क्योंकि रीजन जब पता होगा ना तो हर चीज बड़ी परफेक्ट बनेगी। ठीक है, आओ पढ़ो। अब देखना मैं वादा कर रहा हूँ, स्टोरी समझ लेना। अब ये पढ़ूंगा ना आपको तुरंत क्लिक होगा, मैं बस पढ़ूंगा दिमाग में आपके अपने आप चलेगा।
वादा है मेरा। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के देखो, प्रायर WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट was established as a global trade organization in 1948 with 23 countries। क्या चीज बोल रहा है, हमें पता नहीं क्या? हमें तो ये तक पता है कि 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, उसके 4 साल बाद इसको बनाया गया, किसको? गेट को बनाया गया। ठीक है, चलो तब उस टाइम पर उसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितनी थी? 23 थी। WTO फाउंडेड इन 1995। ठीक है, 1995 में WTO आया। मैंने शायद 1994 बोला था और वो सही बोला था, गलत नहीं बोला था। 1994 में WTO के बारे में बात की गई और इसको स्टार्ट पावर कब दी गई? 1995 में, मतलब स्टार्टिंग में कुछ टाइम बाद दे दी गई थी। एज द सक्सेसर ऑफ गेट, हमें नहीं पता क्या सक्सेसर है, बिल्कुल पता है। एट प्रेजेंट देयर आर 164 कंट्रीज ऑफ WTO। हमारी बताओ वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है? कमेंट में बताओ। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड मैंने आपको बताया 195, उसमें से 164 इसकी क्या है? मेंबर है। जो नॉन मेंबर कंट्रीज है वो चाहे तो नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 164 मेंबर कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड करते टाइम नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगाएंगे। टैरिफ बैरियर लगाओ, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो आपको WTO की कहानी समझ आएगी, बल्कि इससे ज्यादा अब आप खुद लिख सकते हो, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। फंक्शंस क्या WTO? ये भी चुटकियों के काम है। देखो, प्रमोट फ्री ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट, याद है ना वो रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड करो आपस में। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर एंड रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर। दोस्तों आपको मैं 1 मिनट के लिए कुछ और एक्स्ट्रा बता दूं और आप कहोगे तो, बस 1 मिनट के लिए, हाँ 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लूंगा, बट बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं। वो मजेदार चीज क्या है सुनो। सार्क, नाफ्टा, वैसे नाफ्टा तो अब चला गया, नाफ्टा की जगह आ गया हमारा USMCA, और एक एग्रीमेंट और था जो कि था एशियान, और साफ्टा, नाफ्टा तो चला गया, सार्क हो गया, USMCA, एशियन। चलो इतना ही बता देता हूँ मैं, है तो कई सारे एग्रीमेंट। दोस्तों सुनो, व्यापार को बढ़ाने के लिए एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो हम ना दोनों कंट्री मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ऐसा करेंगे कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, चाहे वो टैरिफ हो या वो नॉन टैरिफ, कोई टैक्स नहीं, फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। इंडिया के कितने स्टेट हैं? 29। अगर मान लो मैं दिल्ली से कोई माल यूपी भेजता हूँ तो क्या गवर्नमेंट मुझसे कोई टैक्स लेती है? नहीं, जो GST वो लेती है, लेकिन वैसे तो कोई टैक्स नहीं थी। क्या मेरा मूवमेंट एक जैसे दूसरे होगा तो कोई टैक्स लगेगा? नहीं भाई, वो एक ही देश तो है, हाँ 2 अलग अलग स्टेट है लेकिन देश तो एक है ना, तो एक जैसे दूसरी जब जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आराम से माल इधर से उधर जाएगा, इंसान भी जा सकता है। ठीक इसी तरह कुछ कंट्री आपस में मिल जाती है और कहती है जैसे स्टेट्स होती है ना, वैसे हम स्टेट की तरह काम करेंगे। कहने को तो अलग अलग कंट्री है, लेकिन जब हम व्यापार करें तो एक स्टेट की तरह काम करेंगे और हम आपस में जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ कोई टैक्स नहीं लेंगे। कल को मैं तुम्हें कोई माल बेचूंगा तो मैं टैक्स चार्ज नहीं, कल को तुम मुझे माल बेचोगे तो तुम टैक्स चार्ज नहीं करोगे। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने ये काम किया, कुछ कंट्रीज थी। जैसे मैं बात करता हूँ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया सार्क का मेंबर है। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क में इंडिया आती है, पाकिस्तान आता है, भूटान आती है, नेपाल आती है, बांग्लादेश आती है और म्यांमार, ये कुछ कंट्रीज हैं। टोटल ये हमारी 8 कंट्रीज हैं जो आती हैं इसके अंदर। अब हम जब आपस में डील करते हैं हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करते, बिकॉज हम एक मेंबर कंट्रीज हैं और हमारे एग्रीमेंट का नाम क्या है? सार्क। समझ लो ये क्या है? WTO ने कहा कि इस टाइप के एग्रीमेंट कर लो, तुम सबके लिए फायदेमंद रहेगा, तो हमारे इंडिया ने एग्रीमेंट कर लिया था सार्क का। और जानते हो ये कब किया था? हमारा एग्रीमेंट बहुत पुराना है, ये हमने एग्रीमेंट किया था सन 1964 में, 1964 के अंदर। बात करते हैं USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कैनेडियन एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कैनेडियन एग्रीमेंट। अब ये क्या था? इस एग्रीमेंट के तहत ये था कि 3 कंट्रियां, कनाडा हो गया और US हो गया, और एक कंट्री कौन थी साथ में? मैक्सिको। ये 3 कंट्री जो है, जो आपस में पड़ोसी देश हैं, ये 3 कंट्री के बीच में व्यापार होगा और व्यापार में फ्री ट्रेड होगा। कोई भी माल आएगा जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ चार्ज नहीं होगा। और उनके एग्रीमेंट को नाम क्या देगा? USMCA। ये जब वो आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उससे पहले इसका नाम हुआ करता था नाफ्टा, बट उसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन ट्रंप ने चेंज करवा दी, तो उसको नए एग्रीमेंट में तब्दील कर दिया गया USMCA के अंदर। एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज है, जो कि जैसे आपके 10 कंट्रीज में आपके आगे जैसे सिंगापुर आ गया,
थाईलैंड आ गया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा अगर ये आपस में डील करते हैं तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने कहा इस टाइप के एग्रीमेंट्स बनाओ। आप अगर एग्जाम में कोट करके आ जाओगे दोस्तों, बता रहा हूं, मतलब मुझे लगता है एग्जामिनर को भी नहीं पता होंगी ये चीजें। तो सर आपको कैसे पता? दोस्तों जब हम एक हाई लेवल की स्टडी करते हैं ना, हमारी नॉलेज का जो लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। चाहे आप सीए की पढ़ाई करो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी करो, कुछ भी करो, तो दोस्तों आप ऐसा समझ लो कि मैंने खुद की लाइफ में इतनी सारी पढ़ाइयाँ की हैं जिसका फायदा मुझे अब आप लोगों को पढ़ाने में मिलता है कि जब कोई भी कॉन्सेप्ट आता है मैं अपना बेस से चीज़ों को पढ़ा पाता हूँ और आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल कोट कराओगे ना दोस्तों, 4 चांद लग जाएंगे। और मैं चाहता हूँ मेरी इकोनॉमिक्स का जो बच्चा है ना, आप सभी लोग फैमिली मेंबर हो, बहुत बढ़िया तरीके से करो। तो देखो सार्क होगा, यूएसएमसी होगा, एशियन, अगर ये एग्जाम्पल कोट करके आ जाओ मतलब क्या बताऊं, दिल खुश हो जाएगा। अब जरा पढ़ना, लिखा है डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ के फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है वो प्रमोट करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर एंड रिमूविंग नॉन टैरिफ। देखो वो कह रहे हैं टैरिफ बैरियर कम कर लो और नॉन टैरिफ बैरियर को हटा दो। याद आ रहा है नॉन टैरिफ बैरियर को हटाने के बाद। नंबर 2, इट फैसिलिटेट बायलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। एक तरफा एग्रीमेंट और दोनों तरफ से एग्रीमेंट होने चाहिए, उसको प्रमोट करता है। नंबर 3, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। कोई काम तुम करोगे तो तुम ढंग से नहीं कर पाओगे, तो एक काम करो, ये काम उससे करवा लो, उस कंट्री से करवा लो, क्योंकि उसके पास चीजें अच्छे से होती है, इससे आपके रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच गए। टू प्रोटेक्ट बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट बचे। अगर आपके यहाँ पॉल्यूशन लेवल ज्यादा है तो कोई बात नहीं, ये काम किसी और कंट्री से करवा लो। एस्टेब्लिशमेंट रूल बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म। बस ये आपके फंक्शंस थे डब्ल्यूटीओ के। क्लियर हुए? आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की थी, सच बता रहा हूँ। ये तो मैंने खींची लंबी, क्यों? ताकि मैं आपको स्टोरी बता के दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा सकूँ, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ चीज़ों को तो आप कमेंट करके बता दें, नेक्स्ट टाइम से टू द पॉइंट वीडियो बना के खत्म कर देंगे बात को, ठीक है। मैं तो नहीं चाहता, बट अगर आप कहोगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। ठीक इसी तरीके से हम दोस्तों अकाउंट्स भी पूरा इन डेप्थ में कराते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे अकाउंट्स की क्लासेस बाय कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से हम आपको अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।